आज हम फिर से एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समुच्चय। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो लंबी बन जाती है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो इसमें हमें क्या क्या सीखना है, हम सबसे पहले तीन टॉपिक समझेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, कारक आय क्या है, हस्तांतरण आय क्या है। शुरुआत का टॉपिक तो राष्ट्रीय आय, लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे इन दोनों को समझाना पड़ेगा। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कारक आय से, उसके बाद समझेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कारक आय। कारक आय यानी कि फैक्टर इनकम। भाई कोई सी भी ऐसी इनकम जो किसी काम के बदले प्राप्त की जाती हो, मतलब मैंने कहीं जाके काम करा और उसके बदले मुझे पैसे मिले, तो वो सारी का आय वो कौन सी इनकम मानी जाएगी, वो मानी जाएगी कारक आय। अब जैसे मैं किसी कंपनी में काम करने जा रहा हूँ और मुझे वहां पे वेतन मिल रहा है, अब जो वेतन है, वेतन मेरे लिए क्या माना जाएगा, कारक आय का पार्ट माना जाएगा। जो भी किसी काम के बदले प्राप्त होने वाली इनकम है, उसी इनकम को हम लोग कारक आय कहते हैं। अब इसका अगला पार्ट समझते हैं, जैसे हस्तांतरण आय, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। हस्तांतरण आय यानी कि ट्रांसफर इनकम, भाई ये इसका उल्टा समझ लो। हस्तांतरण आय ऐसी आय होती है जो बिना किसी काम के बदले प्राप्त होती है, मतलब मैंने कोई काम नहीं करा उसके बदले फिर भी वो मुझे मिल जाए, तो ऐसी कोई भी इनकम जो बिना किसी काम के बदले मिलेगी वो क्या कहलाएगी, हस्तांतरण आय। अब हस्तांतरण आय का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अच्छा, बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कोई काम नहीं करा किसी के पास जाके, लेकिन उन्हें वो पैसे मिल रहे, तो वो बिना किसी काम के बदले मिल रहे ना, तो वो कौन सी आय मानी जाएगी, हस्तांतरण आय। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हस्तांतरण आय, जैसे ओल्ड एज पेंशन। हमारे देश में ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, इसका मतलब जिनकी एज ज्यादा हो गई उन्हें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, लेकिन वो तो बिना किसी काम के बदले प्राप्त हुआ ना उन्हें, तो वो कौन सी आय मानी जाएगी, हस्तांतरण आय। लेकिन कारक आय कौन सी होगी, जो किसी काम के बदले मिलेगी, जैसे कमीशन मिल जाए, वेतन मिल जाए, या और भी बहुत सारी चीजें। अगर काम के बदले पैसा मिला तो वो कारक आय है, बिना काम के बदले पैसा मिला तो वो कौन सी आय मानी जाएगी, हस्तांतरण आय। अब ये दोनों तो हमारा क्लियर हो गया है, हमें क्या समझना था, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए ये समझेंगे कि जितनी भी कारक आय है, ठीक है भाई, कारक आय का मतलब जितनी भी कारक आय, पूरे भारत में जितनी भी कारक आय। अब कारक आय किसकी होगी, कारक आय होगी निवासियों की। निवासी, अब निवासी वो इंसान होता है जिसका इकोनॉमिक सेंटर इंडिया में रहता है, जो बिजनेस का सेंटर कहाँ का कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है, तो ऐसे लोग को हम निवासी कहते हैं। तो एक साल के अंदर जितने भी निवासी है, ठीक है भाई, एक साल के अंदर जितने भी निवासी है, उनकी कारक आय का जो जोड़ है, उस कारक आय के जोड़ को ही क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक साल के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा सभी कारक आय के जोड़ को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। कारक आय क्या होता है, जो बिना, जो कारक आय वो होता है जो काम के बदले प्राप्त होगी, वो सारी कारक आय। हस्तांतरण आय कौन सी होगी, जो बिना किसी काम के बदले प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, कारक आय, क्योंकि कारक आय का जोड़ ही क्या बनता है, राष्ट्रीय आय। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया भाई कारक आय क्या है, ये पढ़ लिया हस्तांतरण आय क्या है। अब ये समझते हैं कि कारक आय कितने टाइप की होती है। तो मोस्टली कारक आय को मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो कारक आय का पहला पार्ट है वो है कर्मचारी का पारिश्रमिक। कर्मचारी के पारिश्रमिक का मतलब कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो काम के बदले से क्या क्या मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, कंपनी से कमीशन मिलेगा, कमीशन के अलावा बोनस मिलेगा, कभी कभी रहने के लिए घर वगैरह, पीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है ये सारी क्या चीजें मानी जाएगी, कर्मचारी का पारिश्रमिक। तो कर्मचारी का पारिश्रमिक कौन सी आय है, कारक आय। और कर्मचारी के पारिश्रमिक में क्या क्या शामिल किया जाता है, वेतन, कमीशन, बोनस, प्रोविडेंट फंड, बहुत सारी चीजें जो भी वर्कर को मिलेगी काम के बदले, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मचारी का पारिश्रमिक। अब जो कारक आय का दूसरा पार्ट है वो है प्रचालन अधिशेष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। भाई प्रचालन अधिशेष को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। लगान, लगान को किराया भी समझ सकते हो, और इसको एक और नाम से बोला जाता है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी, किराया और लगान, ये तीनों एक ही चीज है, और तीनों किसका पार्ट है, प्रचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो मैं कह रहा था कारक आय तीन टाइप की होती है, कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, जिसमें से बात कर रहे थे प्रचालन अधिशेष। तो प्रचालन अधिशेष तीन टाइप की होती है, लगान, ब्याज और लाभ। अब लाभ को भी तीन भागों में बांट रखा है। लाभ कौन कौन सा होता है, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ, इन तीनों के जोड़ को ही लाभ कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। अब आ जाते हैं मिश्रित आय।
मिश्रित आय का मतलब ऐसी इनकम जो सेल्फ जनरेट की जा रही है। इसका मतलब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कुछ उससे पैसे कमा रहा हूँ, तो वो किस में शामिल किया जाएगा? मिश्रित आय में। लेकिन मैं किसी के पास जाके काम कर रहा हूँ, तो वो कौन से में कहलाएगा? कर्मचारी के पारिश्रमिक में। बाकी डिटेल से इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोबारा समझ लेते हैं। कारक आय जो किसी काम के बदले प्राप्त होती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। प्रचालन अधिशेष 3 भागों में बांटा गया है: लगान, ब्याज और लाभ। लाभ को भी 3 भागों में बांटा गया है। हस्तांतरण आय जो बिना किसी काम के बदले प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। और राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय का मतलब है एक लेखा वर्ष के दौरान जितने भी निवासी है उनके द्वारा कारक आय जितनी भी अर्जित की जा रही है, उनके द्वारा अर्जित की जाने वाले कारक आय के जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो तीनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं वो है घरेलू और राष्ट्रीय, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल। इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा है, इसको इजी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले घरेलू समझते हैं। घरेलू का मतलब ये भारत की बाउंड्री के अंदर अंदर, मतलब इंडिया की बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक मानेंगे। मान लेते हैं ये इंडिया है और इस पूरे इंडिया के अंदर अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सब क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1500 करोड़, भाई 1500 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम इसलिए क्योंकि ये हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर हुआ इंडिया की, लेकिन हम दूसरे देशों से भी तो पैसा कमाते हैं। दूसरे देशों से मान लो ये कोई दूसरा देश है, यहाँ से हमने पैसा कमा के इंडिया में मंगवाया। अब यहाँ से हमने 500 करोड़ का पैसा मंगवाया, दूसरे देशों से कितनी इनकम जनरेट कर ली? 500 रुपए। तो ये जो डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक कितना था? 1500, और यहाँ से 500 रुपए और आ गए, तो हमारी टोटल इनकम कितनी बन गई? 1500 और 500 2000 बन गई। तो उसी को नेशनल कहा जाता है। मतलब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दो तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है नेशनल। अब ये एनएफआईए का मतलब क्या होता है? एनएफआईए का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मतलब एनएफआईए का मतलब है विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय। तो डोमेस्टिक इनकम में जितनी भी विदेशों से प्राप्त होने वाले कारक आय उन्हें जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय आय। जैसे 1500 करोड़ हमारे देश में तो हो ही रहते, 500 करोड़ हमने दूसरे देश से कमाए, तो 1500 और 500 क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय कहलाएगा हमारा। 1500 और 500 2000। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसी को समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम 500 हो गई, विदेशों से 500 कमाए तो नेशनल इनकम कितनी हो गई? नेशनल इनकम हो गई हमारी 2000। तो सिंपल सा टॉपिक है, अगर डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई को जोड़ा जाता है तो वो नेशनल बन जाती है। अब इसका उल्टा, अगर हम लोगों को डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो, मतलब कि घरेलू आय निकालनी हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, राष्ट्रीय आय में जितना भी मैंने विदेशों से पैसा कमाया उसको घटा दो, एनएफआईए इसको घटा दो, तो जो बच जाएगा वो कौन सी इनकम हो जाएगी? डोमेस्टिक हो जाएगी। तो सिंपल सा है, डोमेस्टिक इनकम में विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय को जोड़ा तो वो नेशनल इनकम बन गई, और नेशनल में से विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय को घटा दिया तो वो डोमेस्टिक बन गई। तो डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करने के लिए सिर्फ एनएफआईए का यूज किया जाता है। इसका यूज करके डोमेस्टिक को नेशनल में बदला जा सकता है और नेशनल को डोमेस्टिक में बदला जा सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सकल और शुद्ध। सकल, सकल यानी कि ग्रोस, ग्रोस वैल्यू को सकल कहा जाता है, और शुद्ध, शुद्ध यानी कि नेट, और नेट वैल्यू को शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध का एक और नाम है हिंदी में, इसको निवल नाम से ही बोला जाता है, निवल। अब निवल मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। तो इंग्लिश में एक ही नाम है, सकल मतलब ग्रोस और शुद्ध मतलब नेट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ग्रोस वैल्यू को नेट वैल्यू में बदला जाता है, और इसके लिए हमें एक काम करना है, जितनी भी ग्रोस वैल्यू दे रखी है उसमें से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, तो जितना भी ग्रोस वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को घटाओ और उसमें के बाद क्या निकल के आ जाएगी? हमारी नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ग्रोस वैल्यू में से डेप घटा दिया तो क्या निकल के आ गया? नेट वैल्यू। और एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ ग्रोस वैल्यू है हमारे पास 400 और जो डेप है, डेप लग रहा है हमारे पास 300 का, तो नेट वैल्यू कितनी होगी? नेट वैल्यू सिंपल सी बात है, नेट वैल्यू 400 में से 300 हो गई 100, तो ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हटाते हैं वो कौन सी वैल्यू बन जाती है? नेट वैल्यू। अगर हमें ग्रोस वैल्यू निकालनी हो और नेट वैल्यू दे रखी हो तो ग्रोस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा, ग्रोस वैल्यू इक्वल है नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू में अगर डेप्रिसिएशन को जोड़ दिया जाए तो डेप्रिसिएशन जोड़ते ही वो कौन सी वैल्यू बन जाएगी? वो बन जाएगी ग्रोस वैल्यू। तो बेटा ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते नेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन जोड़ते ही वो कौन सी बन जाती है? ग्रोस वैल्यू बन जाती है। बाजार कीमत और कारक लागत। बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट।
अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी क्या है? एनआईटी की इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है भाई। हिंदी में से बोलेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। एनआईटी का पूरा नाम होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट को अगर फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में बदलना हो तो हमें ध्यान रखना है मार्केट प्राइस में अगर एनआईटी को लेस कर दिया जाए, मतलब मार्केट प्राइस कीमत में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। और इसी तरह फैक्टर कॉस्ट में से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा मार्केट प्राइस, क्योंकि ये माइनस का इधर आके क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये हमारे दो फॉर्मूले निकल के आ गए। अब यहाँ एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस मैंने मान लिया 800 है और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रखा है 100। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी होगी? फैक्टर कॉस्ट होगी दोनों में से, एनपी में से एनआईटी क्या, तो 800 में से 100 क्या, यहाँ कितना बन जाएगा? 700। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी? 700। और इन दोनों को जोड़ा मैंने 700 और 100 तो 800 निकल के आ गया। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। अब एनआईटी, कभी कभी एनआईटी का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। एनआईटी का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से माइनस कर देना है सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाने के बाद जो बचता है उसी को एनआईटी कहा जाता है। तो एनआईटी अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करके एनआईटी को निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल या सभी, मतलब राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय आय से संबंधित मैंने कितने फॉर्मूले लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का जो लास्ट फॉर्मूला है एनएनपीएफसी, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट हमें इन सभी को समझना पड़ेगा और इन्हीं को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 और ये चार वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 जिन्हें मैंने 4 बॉक्स में बना दिया, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो ध्यान देना सबसे शुरुआत में जो है, शुरुआत में भाई शुरुआत का बॉक्स ये वाला है, या तो शुरुआत में जी लिखा हुआ मिलेगा या एन मिलेगा। जी का मतलब होता है ग्रोस और एन का मतलब होता है नेट। इसका मतलब कभी भी शुरुआत में या तो ग्रोस से शुरुआत होगी या नेट से। ये ग्रोस है, ये नेट है, ये ग्रोस है, ये नेट है, ये ग्रोस है, नेट, ग्रोस और नेट। तो शुरुआत में जी होगा या एन होगा। जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट। अब इसके बाद जो अगला बॉक्स है डी या एन, डी का मतलब डोमेस्टिक और एन का मतलब नेशनल। तो जो बीच में वैल्यू होगी या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा। तो ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है और ये नेशनल है। तीसरा जो कॉलम या बॉक्स बनाया मैंने वो पी है। पी का मतलब प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब प्रोडक्ट, और ये कभी नहीं बदलेगा, पी का पी ही रहेगा। अब ये छोटी सी वैल्यू या तो एमपी या एफसी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। या तो शुरुआत में 4 एमपी में और 4 एफसी में। तो अगर मैं इनका नाम पढ़ूं, देखो इसका नाम पढ़ते, शुरुआत में जी है ना, तो जी का मतलब क्या होगा? ग्रोस। बीच वाली वैल्यू के लिए नेशनल और पी का मतलब प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक्ट एफसी। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसके बेस पे ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हमें। अब इन सभी फॉर्मूलों को याद नहीं करना, याद करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। सीधा एक ट्रिक है, उस ट्रिक से इन सारे फॉर्मूलों को बना लेना है। देखो सबसे पहले जीडीपी की मैंने सबके सामने जीडीपी 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 लिख दिया है। मतलब किसी का भी फॉर्मूला बनाना है सबसे पहले क्या समझना? जीडीपी निकालो। अब जीडीपी निकालने की 3 विधि होती है। कौन कौन सी होती है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। अब जीडीपी कैसे निकालना है ये हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो जीडीपी निकालना नहीं सीखेंगे हम, लेकिन जीडीपी अगर हमारे पास आ गई तो जीडीपी से ये सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। अब कैसे? देखो एक एक को समझते हैं। शुरुआत में एनडीपी एमपी निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया? जीडीपी। अब इन दोनों में चेंज क्या है? देखो डी डी है, पी पी है, एनपी एमपी है, तो ये ग्रोस ही तो बदल रहा है। ग्रोस और नेट का डिफरेंस यहाँ पे देखा जाए, यहाँ ग्रोस है और यहाँ पे क्या है? नेट है। तो ग्रोस वैल्यू को नेट वैल्यू पे लाना है। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ग्रोस और नेट का। तो सिंपल है, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन क्या माइनस कर दिया जाए बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो एनडीपी एनपी बन गया। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगले फॉर्मूले में देखेंगे ग्रोस यहाँ भी है, ग्रोस यहाँ भी है। यहाँ डी डी मतलब डोमेस्टिक है
और यहाँ एन, एन मतलब नेशनल है, मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में लाना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में लाने के लिए माइनस में प्लस किया जाता है, वो भी किसको, NFIA। इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त होने वाली कारक आय को जोड़ दिया जाता है, वो GNPMP बन जाएगी। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा तो हो गया, सॉरी चौथा फॉर्मूला देखते हैं, ग्रोस और यहाँ पे नेट। देखो भाई ग्रोस से नेट बदल रहा है, ये ग्रोस और नेट है, ग्रोस से नेट यहाँ का, तो यहाँ डेप लगाया तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले तो लग जाएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। और चेक करते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, डोमेस्टिक को नेशनल में लाना है। तो डोमेस्टिक में नेशनल में लाने के लिए NFIA का यूज करा जाता है, इसको जोड़ते हैं, नेशनल बन गया। बाकी MP तो और कुछ चेंज नहीं करना। तो NNPMP का फॉर्मूला बन गया GDP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। अब अगला जो था हमारा, देखो ग्रोस ग्रोस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, MPFC, बस फर्क कितना है FC और MP का। तो मार्केट प्राइस को किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो हम इसके लिए काम करेंगे, सीधा माइनस कर देंगे NIT। तो GDP MP में से NIT को लेस करते हैं, वो GDPFC बन गया। अगला फॉर्मूला देखो ग्रोस और नेट है, तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डोमेस्टिक, यहाँ पे डोमेस्टिक, तो NFI की यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ MP, यहाँ FC, तो MP को FC में बदलना है ना, तो MP को FC में बदलने के लिए यूज करेंगे NIT का। अगला GDPMP, तो भाई G इधर है, G इधर है, मतलब ग्रोस ग्रोस है, तो चेंज नहीं करना। यहाँ डोमेस्टिक, यहाँ नेशनल, तो डोमेस्टिक को नेशनल में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में NFIA, इसको जोड़ दिया। अच्छा यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए माइनस कर देंगे NIT का। अब लास्ट जो है हमारा GDP, और GDPMP को किस में बदलना है, NNPFC में। तो GDP, तो यहाँ ग्रोस है और यहाँ पे नेट है, तो ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो नेट बन गया। यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में लाने के लिए NFIA जोड़ दिया। अच्छा मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए NIT माइनस कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये बन गया राष्ट्रीय आय निकालने का। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए GDPMP निकालो, डेप घटाओ, NFIA जोड़ो और NIT माइनस कर दो, नेशनल इनकम निकल के आ गई। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है GDP तथा कल्याण, भाई इसका मतलब ये, हम सब हमेशा ये समझते हैं कि जैसे जैसे GDP बढ़ेगा वैसे वैसे देश में क्या होगा, कल्याण होगा, यही तो समझते हैं हम। मतलब GDP बढ़ेगा तो देश में कल्याण भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब GDP बढ़ी, कल्याण बढ़ा, GDP घटी और कल्याण घटा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। कभी कभी GDP तो बढ़ता है, लेकिन GDP के बढ़ने के कारण वो अपने कल्याण को खो देता है। मतलब GDP तो बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर, कल्याण नहीं हो पाएगा हमारे देश का। तो ऐसे कौन सी तरीके या क्या है, कौन से मेथड है, किन की वजह से GDP तो बढ़ती है लेकिन हमारे देश का कल्याण नहीं होता। तो मैंने दो बातें लिखी है, सबसे पहले आय का वितरण और दूसरा लिखा बाह्यता। आय के वितरण को समझते हैं। मान लेते देश में दो टाइप के लोग हैं, एक है धनी और एक है निर्धन। अब धनी लोगों के पास तो पैसा होता है, ये भी बिजनेस करते हैं, और निर्धन लोगों के पास भी पैसा होता है, ये भी बिजनेस करते हैं। इन्होंने जो प्रोडक्शन करा वो भी GDP का पार्ट है, इन्होंने जो प्रोडक्शन करा वो भी GDP का पार्ट है। इन दोनों को जोड़ के टोटल GDP हम लोग निकालते हैं। लेकिन धनी लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो वो उनके पास जितना पैसा होगा वो प्रोडक्शन में लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, जितना प्रोडक्शन में लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन निर्धन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रोडक्शन में ज्यादा लगा सके, तो इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। अब ज्यादा प्रोडक्शन देश में कर तो रहे धनी लोग, तो देखा जाए तो ये अमीर है पहले से ही, प्रोडक्शन और कर करके बिजनेस कर करके ये और अमीर हो जाएंगे और ये गरीब रहेंगे। तो GDP तो हमारे देश की बढ़ेगी, लेकिन इनका कल्याण किस पे पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरह के लोगों पे, वो है धनी लोगों पे। निर्धन लोगों पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देश की GDP बढ़ेगी लेकिन देश में कल्याण नहीं होगा।